हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका जो वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम्स में रहता है वो 6 to 9 मार्क्स का रहता है। स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंट था। लास्ट ईयर 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में 9 मार्क्स का बेसिक में पूछा गया था एंड it was for 6 marks in 2024. It was for 6 marks in standard. So before we start this chapter, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि क्लास 9th में भी आपने इससे कुछ सिमिलर एक चैप्टर पढ़ा था। यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था वो सिर्फ था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, उससे और इसमें क्या कनेक्शन है, वो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। क्लास 9 में जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। चैप्टर के नाम में 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग से हमें चैप्टर का मतलब क्लियर होगा। पहला वर्ड है लीनियर, उसके बाद है इक्वेशन, उसके बाद है वेरिएबल्स। इन 3 चीज़ों से ये पूरा चैप्टर का नाम बना है। तो चैप्टर के नाम से पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर में एक वर्ड छुपा हुआ है, लाइन। लाइन का मतलब होता है रेखा। ये वर्ड इसमें छुपा हुआ है, उससे ये बना है लीनियर। तो इसका क्या मतलब होगा? जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, जब हम इसको रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, विजुअली हम इसको देखना चाहेंगे, वो हमें कैसे नज़र आएगा? एक लाइन की तरह, एक सीधी लाइन की तरह। तो जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो इसका कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन हर बार ग्राफ में नहीं बना सकते, तो इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है कि इसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, x + y + z = 3। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, एक है x, एक है y और एक है z। ये 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में। अब लेट अस लुक एट द एक्सपोनेंट। इसके एक्सपोनेंट्स पे अगर हम देखेंगे तो एक्सपोनेंट्स मतलब पावर देखेंगे तो ये 1 है। जब यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट थे उनकी हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर कितनी आई? 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर यही होता x² + y + z = 3, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर अब y की 1 है, z की 1 है, लेकिन x की क्या है? 2। यानी कि हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है? 2। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर वही होती है जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। इक्वेशन में वर्ड छुपा हुआ है इक्वल, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट मैथमेटिकल जिसमें इक्वल हो तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ इक्वल लिखा है, यहाँ इक्वल लिखा, तो इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल्स तो आपको पता ही है, वेरिएबल्स हम x, y, z, a, b, c वट एवर वी राइट, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तब जाके वो लीनियर बनेंगे। इक्वेशन के लिए = होना चाहिए। तो अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी? कुछ भी 2x - 3y = 1। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स चेक, हाईएस्ट पावर चेक, हाईएस्ट पावर 1 है तो ये चेक, तो यानी कि ये लीनियर हो गया।
दो वेरिएबल हो गई, और यहाँ पे इक्वल टू साइन है वो चेक। यानी कि जब भी ये ऐसा केस हो, दो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 है और इक्वल टू साइन है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चर। सो दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमने अब क्लास 9th में इसके अलावा क्या क्या पढ़ा था। हमने क्लास 9th में ये तो हो गया, फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका, यानी कि स्टैंडर्ड तरीके से हम कैसे लिखेंगे, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। a, b और c जो है, a और b हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं गुणांक, और c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यानी कि कोएफिशिएंट यानी कि x से पहले आने वाला a बुलाया जा रहा है, y से पहले आने वाला b बुलाया जा रहा है, और जो बिना x और y के जो टर्म प्रेजेंट है उसे हम बोल रहे हैं कांस्टेंट यानी कि c। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पिछला एग्ज़ाम्पल लें 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये हमने एग्ज़ाम्पल लिया। पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, हम सारी चीज़ों को, अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो इन दिस केस हमने एवरीथिंग हैज़ बीन शिफ्टेड टू वन साइड, यानी कि सब कुछ एक तरफ ले आए हैं और दूसरी तरफ में ज़ीरो छोड़ दिया है, बीच में इक्वल टू साइन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसे शिफ्ट करना हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी शिफ्टेड टू वन साइड। तो अभी 2x और 3y तो एक तरफ है, लेकिन हमें 5 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जो ये लिखा गया है, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप इसमें से अब a की वैल्यू पता लगाएंगे तो आएगी वो 2, b की वैल्यू, क्योंकि a क्या था, x का गुणांक, यानी कि x से पहले आने वाली संख्या जो होती है वो उसका कोएफिशिएंट है। b क्या है, y से पहले आने वाली संख्या, तो y से पहले आने वाली संख्या हमारे पास क्या है, -3, और हमारे पास बची हुई टर्म जो है वो c बन जाती है, जिसमें x और y नहीं है, तो c क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, ये सब हमें इस चैप्टर में भी चाहिए होगा, क्लास 10th में भी चाहिए होगा। ऑल्दो ये आपने क्लास 9th में ही लिखना सीखा था, लेकिन सेम चीज़ हमें क्लास 10th में भी चाहिए होगी विथ स्लाइट वेरिएशन। थोड़ा सा चेंज होकर हम इसको यहाँ पर देखेंगे क्या लिखना है। उसके बाद जो आपने चीज़ पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन में, वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफिकल में वर्ड छुपा हुआ है ग्राफ। तो यानी कि एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ में हमें कैसी नज़र आती है वो हमने पढ़ा था। यानी कि एक ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो जब हम एक इक्वेशन को से x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 को जब आप एक ग्राफ में बनाओगे तो वो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। अब वो लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, लेकिन जैसी भी होगी वो एक सीधी लाइन होगी। तो हमारे पास जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलती है। तो ग्राफ में हमें एक लीनियर इक्वेशन यानी कि एक रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण हमें ग्राफ में कैसी नज़र आती है, एक सीधी रेखा की तरह। ठीक है, तो अगर मैं आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे दूंगी तो उसका ग्राफ कैसा नज़र आएगा, दो लीनियर इक्वेशंस दे दूंगी इसका मतलब उसका ग्राफ होगा दो सीधी रेखाएं। अब वो कैसी दिखेंगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। बट इतना याद रखिए, एक लीनियर इक्वेशन से एक रेखा मिलती है, दो लीनियर इक्वेशन से हमें दो रेखाएं मिलेंगी,
3 से 3, 4 से 4, जितनी भी सीधी रेखा, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी उतनी सीधी रेखाएं आपको ग्राफ में मिलेंगी, उतनी स्ट्रेट लाइंस यू विल गेट इन द ग्राफ। उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी थी क्लास 9th में, दैट वाज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब ये हल क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, बीच में एक इक्वल टू है, इधर हमारे पास से x + y है और इधर हमारे पास से 5 है। तो जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आपने 2 पैन्स देखे हैं, एक ए पैन होता है और एक ये पैन होता है, और यहाँ पर एक सुई होती है, एक नीडल होती है, जो कि हमें ये बताती है क्या ये दोनों पैन्स बैलेंस हैं, क्या ये दोनों पैन्स बराबर हैं। जैसे आप 2 किलो सब्ज़ी ख़रीदने गए तो एक तरफ वेंडर क्या करता है, सब्ज़ी वाला क्या करता है, 2 किलो का वेट रखता है, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, यहाँ पर तब तक सब्जियाँ रखता है जब तक ये 2 किलो बराबर नहीं हो जाता। जैसे ये दोनों पैन्स बराबर हो जाते हैं, वैसे ही आपका जो वेट है दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब जो ये सब्ज़ी है राइट हैंड साइड पर वो 2 किलो के बराबर हो गई। तब हम कहते हैं कि हमने 2 किलो सब्ज़ी आपको दे दी है। उसी तरह जब इसका लेफ़्ट वाला पैन, यानी कि जिसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं इक्वल टू के, और इसका राइट वाला साइड जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब हम इसका वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन या फिर हल। यानी कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ जिसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए आपस में बराबर, वो इसका हल कहलाएगा। तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, x को लिया मैंने 1 और y को लिया मैंने 4, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हैं, उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं जिसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो x = 1 अगर मैं इसमें रखती हूँ ये वाली इक्वेशन में, तो लेफ़्ट हैंड साइड में है x + y, x जमा y, तो x को रखा 1, y को रखा 4, ये निकल के आया 5। तो अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में भी कितना लिखा हुआ था, 5। सो देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसलिए जो x = 1 और y = 4 है, इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन हो गया, या फिर हिंदी में से हम बोलेंगे वो इसका हल हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे हम कितने हल, 9th में आपने देखा था, ऐसे हम कितने हल ढूंढ के निकाल सकते हैं? ऐसे हम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं जो हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो जो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अभी तो मैंने x = 1 y = 4 लिया, आप x = 2 y = 3 ले सकते हो, x = 4 y = 1 ले सकते हो, x = 0.5 y = 4.5, x = -1 y = 6। अब तो ऐसे करते करते हमारे पास एक रैखिक समीकरण यानी कि एक लीनियर इक्वेशन के अनेक हल होते हैं, जितने चाहें हम उतने ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन इस साल अब क्या वेरिएशन आने वाला है वो हम अभी देखते हैं। क्लास 10th में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th में अभी हमने देखा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था लीनियर, क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस साल जो आपके चैप्टर का नाम है दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि अब हम पेयर की बात करेंगे, जोड़े की बात करेंगे, युग्म की बात करेंगे। सो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो हमारे पास। सो अब क्या होगा, जैसे हमारे पास में
अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक इक्वेशन की, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर सिर्फ क्लास 9th में हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी। क्लास 10th में हमारे पास पेयर होगा। पेयर मतलब दो, यानी कि अब हम जो बात करा पूरे चैप्टर में अब हम बात करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी दो वेरिएबल्स में, यानी कि दो ही वेरिएबल्स होंगे। दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल रहने वाले हैं वो एक्स और वाई रहेंगे, इक्वल टू होगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन को बनाने के लिए ए बी और सी होंगे। तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन थी तो इसीलिए ए बी और सी लिख दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। तो हम इसमें ए बी और सी एक्स पी क्यू आर अलग अलग लेने की जगह हम क्या करते हैं, वी राइट इट एज a1। पहली इक्वेशन में x के गुणांक को हम a1 बुलाते हैं, y के गुणांक को b1 और कांस्टेंट को c1। तो अब ताकि हमें नया नाम ना देना पड़े, इसी में ही थोड़े से चेंजेस से हो जाए, इसीलिए हम इसको बुलाते हैं a2, b2 और c2। अब हमारे पास यहाँ एक ही इक्वेशन से काम हो रहा था। क्लास 10th में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ वी विल हैव टू इक्वेशंस। ओके, तो वही सारी चीज़ें ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने उसके बाद 9th में क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफ में वो कैसा नज़र आता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो जब मैं आपको अभी बता रही थी कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो हमारे पास ग्राफ में क्या होगी, एक लाइन होगी। दो इक्वेशंस होंगी तो हमारे पास कितनी लाइंस होंगी, दो लाइंस होंगी। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो हैं दो लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफ में भी हमारे पास कितनी इक्वेशंस नज़र आएंगी, कितनी लाइंस नज़र आएंगी, दो। तो एक ग्राफ होगा, तो पहली इक्वेशन सपोजिटली ऐसी है। अब तो दूसरी लाइन के पास क्या ऑप्शंस हैं, तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि दूसरी लाइन ऐसे बने जो इसको कट करे एक पॉइंट पे। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द सेकंड ऑप्शन, कि ये एक्स वाई प्लेन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, वी हैव एक्स वाई प्लेन। एक इक्वेशन अगर ऐसी है तो दूसरी के पास क्या ऑप्शन होगा, या तो हमने क्या देखा इसमें पहले वो कट कर रही थी, हो सकता है दूसरी इक्वेशन इसको बिल्कुल कट ना करे, तो यानी कि इसके बिल्कुल ऐसे जाए। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर सच लाइंस कॉल्ड विच नेवर मीट ईच अदर। जितना मर्जी हम उसको एक्सटेंड कर लें वो कभी नहीं मिलेगी, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। इनके बीच का अंतर हमेशा समान होता है। ये दो शब्दों से बना है, समान अंतर, समांतर, यानी कि समान मतलब सेम, डिफरेंस मतलब या डिस्टेंस लगा लीजिए यहाँ पर आप। तो इनके बीच का जब डिस्टेंस सेम होता है उसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो ऐसी लाइन पैरेलल। या फिर तीसरा केस हमारे पास क्या होता है, तीसरा केस थोड़ा पेक्यूलियर केस है, यानी कि थोड़ा सा अलग केस है। उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारी रेखाएं होती है अगर एक ऐसी है तो दूसरी उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। दोनों रेखाएं बिल्कुल एक जैसी दिखने में होंगी, जैसे हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा लोग होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, उसी तरह ये भी एक दूसरे की जुड़वा होती है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। को वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है साथ, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, या तो वो ऐसे मिलेंगी कहीं कट करेंगी, या वो कभी नहीं मिलेंगी, या फिर वो एक दूसरे के जैसे बिल्कुल सेम दिखेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक रेखा होगी। सो ऐसी लाइंस को, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या होगा, आपके पास ऐसे दिख रही होंगी रेखाएं, लेकिन अगर आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी। तो वापस से हम किस केस पर आ जाएंगे, फर्स्ट केस पर। इज़ दिस क्लियर? इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास अगर दो लाइंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो रैखिक समीकरण हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस
या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा केस होता है पैरेलल लाइंस का, जिन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। और तीसरा केस होता है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस का। यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या बची? अभी जब हम क्लास 9th का डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा था, हमने पहली बात करी स्टैंडर्ड फॉर्म की, दूसरी बात करी ग्राफिकल रिप्रेजेंट की, तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है सॉल्यूशन, यानी कि हल। अब जब हमारे पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी दो वेरिएबल्स में, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशन ग्राफ में कहाँ नज़र आते हैं? हर चीज़ आपको विजुअली दिखनी चाहिए। ये सॉल्यूशंस हमें ग्राफ में कहाँ नज़र आते हैं? जब आप जो रेखा बनाते हो, जैसे आपने ये बनाई x + y = 5, तो हमने इसमें देखा था x = 1, y = 4 था, x = 2, y = 3 था। तो जो ये पॉइंट्स होंगे यानी कि 1,4, आपको पता है हम इसको कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखते हैं, पहला वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो जो पहला x है, ये जो x = 1 और y = 4 है, ये हमें ग्राफ में कहाँ नज़र आएंगे? ये जो पॉइंट है 1,4 कहीं ना कहीं इस लाइन पर मिलेगा आपको। उसी तरह x = 2, y = 3 कहीं ना कहीं आपको इस लाइन पर मिलेगा। उसकी लोकेशन 5,0, 0,5, ये जितने इसके हल होंगे वो हल और कुछ नहीं होता, ये हल इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे इसके हल कहलाते हैं। इस लाइन पर आप जितने भी पॉइंट्स ढूंढ पाओगे, ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसीलिए इसके कितने हल होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जो हम इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो ग्राफ में हमें कहाँ मिलते हैं? उस लाइन पर। ये बात तो थी जब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी, यानी कि वन लीनियर इक्वेशन। अब क्लास 10th में हम डील कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस, जो कि साथ साथ होंगी, 2 लीनियर इक्वेशंस, यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरणों के युग्म का हल ढूंढ रहे हैं हम, इस पेयर का हल ढूंढ रहे हैं। यानी कि जब हमारे पास ऐसे है, तो अब ये सॉल्यूशन का क्या मतलब है? हमारे पास 2 हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि सॉल्यूशन का मतलब होगा ऐसी वैल्यूज़ x और y की, x y की ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस, जो ये 2 इक्वेशंस लिखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस के लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दें। एक इक्वेशन के लिए नहीं, वो x और y इसमें डालो तो भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, इसमें पुट करो तो भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x + y = 5 एंड x - y = 1। अगर मैं इस जोड़े को देखूं, इस युग्म को देखूं, तो मैं अगर x को 3 और y को 2 लेती हूँ, तो पहली इक्वेशन में अगर मैं डालती हूँ तो x की जगह 3, y की जगह 2, तो मेरे को मिल जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड भी 5 के बराबर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन में डालती हूँ जिसका लेफ़्ट हैंड साइड है x - y, यानी कि x को मुझे रखना है 3 - 2 = 1, जो कि इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब x = 3, y = 2 इस पेयर का हल है। यानी कि ये जो 2 जोड़े में ये जो इक्वेशंस मिल रही थी, इस पेयर का हल है। अगर वो सिर्फ एक को सेटिस्फाई करे, जैसे अगर मैं
x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 लेती हूँ, वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 4 माइनस 1 3 है जो कि 1 के बराबर नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यानी कि x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 इस पेयर का हल नहीं है। ये बात समझ में आई? तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है, वी हैव टू सर्च फॉर अ पॉइंट x, y which satisfies both the equations. Okay? That means वो x और y दोनों इक्वेशंस के लिए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हमने देखा ग्राफ में वो कैसे नज़र आते हैं, या तो ऐसे या फिर ओवरलैप करते हुए, कोइंसिडेंट। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिलना चाहिए, दोनों लाइनों पर मिलना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पर मिले, इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो, तो वो दोनों, ऐसा पॉइंट कौन सा है, ये वाला जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यानी कि जब ये वाला सिचुएशन हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस पर है। यानी कि अगर दोनों लाइंस पर है, यानी कि दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ये बराबर कर देगा। अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पर हमें कितने सॉल्यूशन निकल के आए, इस केस में हमारे पास निकल के आया वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है। अगर एक से ज़्यादा मिलता तो उतने सॉल्यूशंस होते, यहाँ पर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक होता है अपने जैसा सिर्फ एक होना, यूनिक अलग से, तो यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम अद्वितीय हल। ठीक है, अब आप सेकंड केस देखेंगे, ये वाला, ये फर्स्ट केस था इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया। सेकंड वाला जो है वो है पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर। अब इनके बीच में तो अंतर बराबर है, ये कभी मिलने नहीं वाले, तो इस पर पॉइंट, अगर मैं इस लाइन पर पॉइंट लूँगी तो वो इस पर नहीं मिलेगा, इस पर लूँगी तो इस पर नहीं मिलेगा। तो इस केस में ऐसा हमें एक भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस पर हो, दोनों लाइंस पर कॉमन एक भी पॉइंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें हल होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये केस हो जाता है हमारा नो सॉल्यूशन का, इसमें हमें कोई भी हल नहीं मिलने वाला है। अब देखो तीसरे वाला, देखो कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाओं का। अब इसमें कितने हल कॉमन है, यहाँ ये पॉइंट लूँगी तो भी इस दूसरी लाइन पे जुड़वा है ना, एक जैसा होने वाला है सब कुछ, तो यहाँ लूँगी, तो इसमें कितने हल निकल के आएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब हमारे पास इस केस में अनेक हल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस के केस में जब हमारे पास जोड़ा है, पेयर है, या तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, ईदर वी विल हैव वन सॉल्यूशन, और बिल्कुल भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, अनेक हल या फिर एक हल, या फिर एक भी हल नहीं। तो तीन ही केसेस होते हैं इसमें, ज़ीरो, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए क्या ओनली टू सॉल्यूशंस होंगे, ओनली मतलब सिर्फ दो सॉल्यूशन, सिर्फ दो, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो एक हल मिलेगा, या फिर बहुत हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, या फिर एक भी हल नहीं मिलेगा। सिर्फ दो तो नहीं मिल सकते, सिर्फ दो से ज़्यादा मतलब या तो फिर बिल्कुल बहुत ही होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और अगर एक भी नहीं है तो वो नो सॉल्यूशन होगा। इज़ दिस क्लियर? इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे इस सॉल्यूशन को निकालने के तरीके। तो सॉल्यूशन निकालने का हम देखेंगे, एक तो ग्राफ से निकलता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे दिखेगा तो ये पॉइंट, ऐसे दिखेगा तो एक भी नहीं, ऐसे दिखेगा ग्राफ
तो बहुत सारे मिलेंगे। तो या फिर ग्राफ के अलावा हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं, जैसे हमने सॉल्व करना सीखा ना एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस से 4 इक्वल टू 5, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 4 यानी कि 1, ये वाला था, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक। तो एक्स और वाई के केस में कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।